हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखे थे और हमने उस चीज़ से ये देखा था कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन होती है। और हमने ये देखा कि फिजिकल स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो कलर में, टेक्सचर में किस तरीके से चेंज हो रहा है, और अगर केमिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस में किस तरीके से चेंज आ रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम का, ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किससे बच्चों? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर अपन बात करें आइस है, अगर मैंने आइस को हीट किया तो ये क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज होगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा चेंज फिजिकल रहा और कौन सा केमिकल। तो जिसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। और जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। अब हम थोड़ा ब्रॉड वे में उसको कैटेगराइज करेंगे। 2 एग्जाम्पल्स लेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे कोरोजन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। कोरोजन क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, और कोरोजन को प्रिवेंट करने के मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किस तरह का चेंज है? फिजिकल है, केमिकल है, ठीक है। अगर केमिकल है तो किस तरीके से इक्वेशंस चेंज होंगी, और फिजिकल है तो किस तरीके से इक्वेशंस चेंज होंगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर अपन बात करें, नॉर्मली हम देखते हैं, सबसे पहले मैं लेती हूँ तो हम हेडिंग डालते हैं कोरोजन। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम एक एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी से आपको बच्चों एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि कोरोजन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कोरोजन। ठीक है, अब कोरोजन होता क्या है? देखो, कोरोजन का मतलब होता है कि अगर कोई भी मेटल की सरफेस स्लोली ईट हो रही है थ्रू द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर अगर अपन बात करें, एक मेटल सरफेस ले लेते हैं, हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक मेटल सरफेस मैंने लिया, क्या लिया मैंने? मेटल सरफेस। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, मेटल है, मेटल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को 8th क्लास में। अभी आप थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो इसका। मेटल जो होता है वो ऑक्साइड्स ईजिली बना लेता है, मतलब वो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी किसमें? मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? खुद ही मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैंने आपको बताया था कि हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, रब करते हैं, ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब जो मेटल सरफेस है, अगर इस पर ऑक्सीजन का और वाटर का अटैक होता है, इन दोनों का अगर अटैक होता है तो क्या होगा? ये जो लेयर है ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब होता है स्लोली ईटिंग अप, मतलब धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाएगी। डिग्रेड होने का मतलब धीरे धीरे खत्म होना। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में, नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, गर्मी के दिनों में जब हम नया कूलर लेकर आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़े समय बाद, 2 से 3 महीने के बाद जब आप देखेंगे तो कूलर के नीचे जो ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस डिपॉजिट करा हुआ आपको दिखता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? जंग लग गया। ठीक है, तो वो चीज़ जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वाटर की प्रेजेंस की वजह से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। और मेटल जो था हमारा खराब हो गया, ठीक है ना, धीरे धीरे कूलर खराब हो जाएगा और वो यूजलेस हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मेटल था वो इन्वायरमेंट से, ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा? वो ऑक्साइड बना लेगा, और ऑक्साइड फॉर्म होने की वजह से क्या होगा? उसका डिटोरिएशन हो जाएगा, और डिटोरिएशन होते ही क्या होगा? मेटल खराब हो जाएगा। अब उसको प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके भी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डिग्रेड होना होता क्या है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी तरीके से एक मेटल सरफेस है। अब जब इसने ऑक्सीजन और वाटर का जब अटैक हुआ इस पर, तो मेटल सरफेस का क्या हुआ? डिग्रेडेशन हुआ। ठीक है, डिग्रेडेशन का मतलब हुआ जो अपर लेयर थी वो खराब हो गई। खराब होने की वजह से क्या होगी? रिमूव हो जाएगी। अब ये जो अपर लेयर है ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा ही थोड़ी ना है कि एक ही लेयर से बना हुआ है मेटल, बहुत सारी लेयर्स है मेटल में। तो फर्स्ट वाली जो लेयर है वो रिमूव हो गई। जब सेकंड वाली लेयर आएगी तो वो भी तो एनवायरनमेंट से अपने आप को एक्सपोज करेगी। ठीक है, तो वो भी सनलाइट है, वाटर है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी। आने की वजह से क्या होगा कि उसका जो लेयर है वापस से वो भी क्या होगा? करोड हो जाएगा। फिर वो लेयर भी रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जो मेटल की सारी लेयर्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाती हैं? डिग्रेड होती जाती हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, अगर कोई भी मेटल डिग्रेड हो रहा है, अपने आप को
डिग्रेड कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब सिंपल सा है, डिटेरियोरेशन ऑफ अ मेटल सरफेस बाय द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही सही, ठीक है, तो ब्रैकेट में आप ऑक्सीजन मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? कोरोजन की डेफिनेशन। तो कोरोजन क्या होता है, क्या पढ़ाया अभी मैंने? तो यहाँ पर लिखेंगे डिटेरियोरेशन और डिटेरियोरेशन। आपको ये वर्ड याद नहीं रहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिग्रेडेशन और स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस। डिग्रेडेशन और स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस। अब मेटल सरफेस का क्या होगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नॉर्मली हम जब देखते हैं तो हम आयरन का कोरोजन पढ़ते हैं, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? हम रस्टिंग बोल देते हैं। अब आयरन के लिए ही हमने रस्टिंग क्यों बोला और दूसरे एलिमेंट्स के लिए हमने रस्टिंग क्यों नहीं बोला? कोरोजन तो एल्यूमिनियम का भी होता है, कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, बट हमने उसके लिए रस्टिंग टर्म कहीं पर भी यूज नहीं किया है। हम जब भी पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों बोलते हैं भाई ऐसा? तो इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो, अगर अपन बात करें आयरन की, तो आयरन जो होता है बच्चों, इसमें एक ब्राउन कलर का ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस डेवलप होता है। तुम देखना कभी जब गर्मियों के दिन आएंगे तो तुम्हारा जो कूलर होगा, आप देखिएगा कि उसके नीचे थोड़े दिनों बाद ही ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस डिपॉजिट होने लग जाता है, फ्लेकी लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है। ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट और पोरस होती है, आप हाथ में लेंगे तो वो इजीली ब्रेक भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो लेयर फॉर्म होती है उसको क्या बोल देते हैं हम? रस्ट। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है? आयरन में। इसलिए हमने इसका टर्म क्या दे दिया? रस्टिंग। तो क्या दिया हमने इसके लिए टर्म? रस्टिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बाय द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे कि रस्टिंग होती क्या है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लें रस्टिंग की, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, तो सबसे पहले लिखें रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करोजन सिर्फ आयरन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कॉपर का होगा, कॉपर कार्बोनेट कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और किसका होता है? सिल्वर का होता है, तो सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, Ag2S बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका करोजन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली इसका बेसिस ये है कि ये किस बेसिस पे रिएक्टिविटी शो करता है, क्यों आयरन का ही जल्दी हुआ और मेटल्स का स्लोली हुआ, तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। ठीक है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी करोड हो जाएगा, और जो मेटल लेस रिएक्टिव होगा वो लेस या काफ़ी समय लगाएगा करोड होने में। जैसे अगर अपन बात करें सिल्वर की, ठीक है, अब अपन देखते हैं, एक आयरन पीस लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक आयरन नेल ली है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक सिल्वर वायर लिया है। ठीक है, ये किसकी बनी हुई है? आयरन की, और ये किसकी बनी हुई है? सिल्वर की। अब क्या होगा, जब मैं इसको एक्सपोज कर दूंगी इन्वायरमेंट में, तो आयरन तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और वाटर के कांटेक्ट में आएगा। दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा? इसकी तो क्या होगी? करोजन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा। लेकिन सिल्वर की अगर अपन बात करें तो सिल्वर ऑक्सीजन से और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की एक गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस होती है। ठीक है, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? Ag2S। इसको क्या बोल देते हैं हम? सिल्वर सल्फाइड। आई बात समझ में? क्या बोल देते हैं? सिल्वर सल्फाइड। अब तुमने देखा होगा हमारे घर में जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, थोड़े समय बाद वो ब्लैकिश कलर के टर्न होने लग जाते हैं। ठीक है, देखना कभी अपने घर में कोई भी आयरन आर्टिकल तो तुम्हें साफ दिखाई दे ही जाएगा रस्टिंग करता हुआ, लेकिन सिल्वर आर्टिकल में तुम देखना कि वो
और ऐसा नहीं है कि हम सिल्वर का कोई भी आर्टिकल लेकर आए तो वो थोड़े दिनों में ही करोड़ हो जाएगा, उसको काफ़ी टाइम, इट कैन टेक 5 मंथ्स to 6 मंथ्स और ईयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो जो सिल्वर है वो सिल्वर सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके, ये हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है सिल्वर सल्फाइड गैस, ठीक है ना। तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सिल्वर सल्फाइड। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बनेगा इसका अपीयरेंस कैसा होगा, ब्लैकिश अपीयरेंस होगा, मतलब ब्लैक कलर का। तो तुम देखना कभी सिल्वर के आर्टिकल, कोई पुरानी चीज़ आपके घर में रखी हो तो आप देखिएगा उसमें ब्लैक कलर का अपीयरेंस आपको दिखाई देगा, ब्लैकिश कलर की लेयर उस पर डिपॉजिट होती हुई दिखाई देगी। तो वो जो बनी है लेयर वो किस वजह से बनी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। आई बात समझ में। तो चलो ये तो हुई थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात, ठीक है। मुझे वैसे पढ़ाना है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया था ताकि आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ये रहेगा कि कोरोजन सिर्फ आयरन में ही होता है क्या और दूसरे एलिमेंट्स में नहीं होता क्या। होता है बेटा, लेकिन डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे कि वो कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका जल्दी करोजन होगा और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन बहुत ही लेट होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन रस्टिंग ऑफ आयरन की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पर लिखेंगे, बताओ भाई क्या होता है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ लिखेंगे आप कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। अब सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे रस्टिंग की। तो रस्टिंग होता क्या है, ठीक है, और रस्ट क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो आएगा रस्ट से ही, क्योंकि वो पूछेगा रस्ट का फॉर्मूला, और रस्ट के फॉर्मूले में कई बार गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, तो आपको रस्ट का फॉर्मूला भी याद करना है, ठीक है। तो रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग इज the formation of a brown flaky substance, the formation of a brown flaky substance in the presence of water and एयर, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन, इज नोन एज रस्टिंग, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर इज नोन एज रस्टिंग, ठीक है। अब रस्टिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास कि रस्टिंग कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट लगा के लिखें। एक्चुअली ये जो प्रोसेसेस होते हैं बच्चों, ये सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुई तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऐसे ही यहाँ पर आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट की फॉर्म में, रस्टिंग इज an oxidation process where iron gets converted to its oxide, where iron gets converted to its oxide। आई बात समझ में। तो आयरन जो है वो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, और उसी को क्या बोल देंगे हम, रस्टिंग। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर अपन बात करें, चलते हैं हम रस्ट की तरफ। तो रस्ट होता क्या है, रस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर अपन लैंग्वेज फॉर्म में लिखें तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड और Fe2O3.XH2O, इस पे लगाएं स्टार क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट।
ये वाला जो फॉर्मूला होता है लगभग सारे एनएसओ के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो रस्ट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, या फिर अगर केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में देखें तो क्या है ये Fe2O3.XH2O। आई बात समझ में? तो ये तो क्या हुआ हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम देखेंगे बच्चों की रस्टिंग ऑफ आयरन होता कैसे है, तो इसकी एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से बनाइए केमिकल इक्वेशन, 2Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, 2Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर X। अब ये वाटर के लिए हम X इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उससे लूजली अटैच्ड है। ये जो रिप्रेजेंट करता है ना बेटा, ये होता है लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल। क्या होते हैं ये लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल। और जो लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिकली टर्म क्या दी गई है, हाइड्रेटेड। क्या दी गई है, हाइड्रेटेड। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रेटेड। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है XH2O, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, हाइड्रेटेड, और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो जो लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, हाइड्रेटेड। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, आगे रखे भी काम आएगी। अब इसका हम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेगा, Fe2O3.XH2O। आई बात समझ में? ठीक है, Fe2O3.XH2O, इसी को क्या बोल दिया हमने, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड और Fe2O3, वो तो है ही सही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म हुआ। अब वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है ये वाटर वेपर की फॉर्म में, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में है ही सही एयर की फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों ही इसको इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं, और जैसे ही अटैक होगा मेटल सरफेस पे, इन दोनों का तो क्या होगा, कोरोजन हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से कोरोजन कैरी ऑन होता है। तो हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या लेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, और 3 टेस्ट ट्यूब में हम कंडीशंस लगा देंगे। अब हम देखते हैं किस कंडीशन में रस्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करें किस तरीके से रस्टिंग होगी। तो यहाँ पर आप लिखें एक्सपेरिमेंट टू शो रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सपेरिमेंट टू शो रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब नंबर ए, ये टेस्ट ट्यूब नंबर बी, और ये टेस्ट ट्यूब नंबर सी। आई बात समझ में? अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आयरन नेल्स ले लेते हैं। यहाँ पर सब में हम 2-2 आयरन नेल्स जो है वो प्लेस कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग जानने के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। आई बात समझ में? अब सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या लेंगे बच्चों, एयर तो है ही सही, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, नॉर्मल वाटर लिया है, टैप वाटर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हमने एयर लिए, यहाँ पर हमने वाटर तो लिया है, लेकिन वाटर जो है वो कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब समझते हैं बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है जिसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, डिस्टिल्ड वाटर। इसका मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक लेयर लगा दी है, और ये जो लेयर है बच्चों ये क्या है, ऑयल की लेयर है, लेयर ऑफ ऑयल, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड टेस्ट ट्यूब की तरफ। थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर लिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, ड्राई फॉर्म, ठीक है। एनहाइड्रस यहाँ ब्रैकेट में आप मेंशन कर ले ड्राई, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एयर है।
अब इसमें हमें ये देखना है कि किस टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग पॉसिबल है और किस टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा बहुत इजीली लगा सकते हैं। जब हमने इतनी सारी कंडीशंस पढ़ी ली है तो उसके बाद तो आप इजीली क्लिक कर हो जाएगा आपको देखते ही कि किसके अंदर पॉसिबल है और किसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो देखो, सबसे पहले चलते हैं हम टेस्ट ट्यूब नंबर ए पे। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या किया है, एयर ली है और वाटर लिया है। अब वाटर से तो क्या मिलेगा इसको, मतलब वाटर तो है ही कंडीशन नेसेसरी रस्टिंग के लिए, ठीक है। और एयर में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ऑक्सीजन। तो दोनों ही कंडीशंस हैं इसके पास, इसका मतलब इसमें रस्टिंग पॉसिबल है नहीं है। तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप रस्टिंग इज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या किया है, आयरन नेल ली है। अब यहाँ पर हमने वाटर भी लिया है और एयर भी लिया है, लेकिन हमने क्या किया है, लेयर ऑफ ऑयल लगा दी है। अब क्या होगा, देखो जो लेयर ऑफ ऑयल है, ऑयल क्या है, लेस डेंसर देन वाटर, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर पे। अब क्या ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, जो एयर आपने यहाँ पर फिल की है, इसके मॉलिक्यूल्स को वाटर में एंटर होने से रोकेगा। अब जब ये वाटर में एंटर होने से रोकेगा तो क्या होगा, यहाँ पर पहले डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं थी क्योंकि हमने क्या लिया था, डिस्टिल्ड वाटर। तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी, क्या वो पूरी हुई, क्या नहीं हुई। इसका मतलब जो दो कंडीशंस इसके लिए नेसेसरी है वो नहीं पूरी हो रही है, तो रस्टिंग होगी क्या, नहीं होगी। तो टेस्ट ट्यूब बी में रस्टिंग नहीं होगी। अब थर्ड टेस्ट ट्यूब की तरफ हम चलते हैं। थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया है, एयर ली है और यहाँ पर लिया है एनहाइड्रस ड्राई कैल्शियम क्लोराइड। ड्राई कैल्शियम क्लोराइड का मतलब है इसके अंदर 1% भी वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो क्या सिर्फ एयर से फुलफिल हो जाएगा क्या कंडीशन रस्टिंग की, नहीं होगी, हमें वाटर भी जरूरी है, ठीक है। तो हमें इससे ये पता लगा कि टेस्ट ट्यूब सी में भी रस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं रस्टिंग विल नॉट बी पॉसिबल। दिस मीन्स दैट the rusting is possible only in the test tube A. Why? Because it fulfills both the conditions of rusting. And what are the conditions? First is the presence of oxygen and second is the presence of water. आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखें, टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर two conditions necessary for rusting। अब जो दो कंडीशंस नेसेसरी है रस्टिंग के लिए वो क्या है, पहला प्रेजेंस ऑफ एयर, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीजन, और सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जरूरी है रस्टिंग होने के लिए। अगर ये दो कंडीशंस नहीं होंगी तो रस्टिंग नहीं होगी। इसको एक्सपेरिमेंट से आपने इतना अच्छे से इस चीज़ को सीखा कि दो कंडीशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप एक कंडीशन प्रोवाइड करा भी रहे हो तो वाटर है नहीं और वाटर नहीं है, तो इसका मतलब आयरन नेल करोड नहीं होगी, इसका मतलब रस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ सीखी कि रस्टिंग कैसे होती है, लेकिन हमें ये भी चीज़ सीखनी है कि हमें रस्टिंग से किसी भी आयरन आर्टिकल को बचाना कैसे है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कूलर है, बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स होंगे आपके घर में, आयरन अलमीरा होगी, कूलर होगा, टेबल होगी, ठीक है। तो आप उन आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाएंगे कैसे, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो इन्वायरमेंट में तो वाटर वेपर भी मौजूद है, तो फिर अब क्या करोगे तुम, ठीक है। तो देखो, रस्टिंग से बचाने के लिए 3 से 4 प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तुमने देखा होगा जो हम नया नया कूलर घर में लेकर आते हैं तो उसको पेंट करके रखते हैं, ग्रीस करके रखते हैं, ठीक है। तो उस पर ऑयल की लेयर हम चढ़ा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर लेगा ड्राई मेटल तो क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। एक और प्रोसीजर होता है गैल्वेनाइजेशन। अगर आप जिंक से कोट कर देते हो आयरन आर्टिकल को तो उसको क्या बोल देते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन। दूसरा टिन प्लेटिंग होता है, क्रोमियम प्लेटिंग होता है, ठीक है। अब एक प्रोसीजर और है, जैसे मान लीजिए हमें आयरन को बहुत ज़्यादा, हमारे घर में आयरन काम आ रहा है लेकिन हम आयरन को काम में इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो
करोड हो जाता है। तो उसको करोजन से बचाने के लिए हम एक प्रोसीजर और है जो फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं हम एलोइंग। एलोइंग का मतलब होता है कि अगर आप दो से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा मेटल्स की मिक्सिंग कर रहे हैं किसी भी मेटल को करोड होने से बचाने के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं हम कि ये एलॉय है। जैसे मान लीजिए आप घर में खाना खाते हैं नॉर्मल, और आपके घर में स्टेनलेस स्टील, आपने नाम सुना होगा, आपके जो नॉर्मल कटलरी आइटम्स होते हैं, जितने भी किचन के आइटम्स होते हैं नॉर्मली वो किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। अब इसको स्टेनलेस स्टील क्यों बोलते हैं बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयरन होता है उसको क्रोमियम और निकल के साथ एलॉय किया जाता है। अब जब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये बनेगा क्या, स्टेनलेस स्टील। अब ये जो स्टेनलेस स्टील है ये क्या होती है, कोरोजन रेजिस्टेंट। अब आपने घर में देखा होगा हमारे घर में जो बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, वो सब किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। हम डेली उन्हें वॉश करते हैं, डेली उन्हें यूज़ करते हैं, क्या उनमें रस्टिंग होती है, क्या नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमने उनका क्या कर दिया है, एलॉइंग कर दिया है, और एलॉइंग करने की वजह से उसको हमने क्या करा है, प्रिवेंट किया है फ्रॉम रस्टिंग। तो हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे यहाँ पर रस्टिंग के। तो हम लिखते हैं सबसे पहले, लिखें यहाँ पर मेथड्स टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, मेथड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ब्रैकेट में करोजन लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब सबसे पहला प्रोसीजर हम क्या करते हैं, नॉर्मल वही मैंने जो आपको बताया, हम कूलर लेकर आएंगे, क्या करेंगे, पेंट करेंगे, पेंट कर देंगे, ग्रीस कर देंगे, वार्निश कर देंगे। क्या होगा, एनवायरनमेंट का अटैक उस पर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो सेफली हमारे पास रखा रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कोट द मेटल सरफेस, कोट द मेटल सरफेस with a layer of grease, paints, varnish, etc. ठीक है ना, ग्रीस, पेंट्स, वार्निश और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम कोट कर सकते हैं। आजकल तो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस भी आने लगे हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप कोट कर सकते हो। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रस्टिंग होने ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकेंड लिखेंगे आप, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय अ लेयर ऑफ zinc is known as galvanization। ठीक है, तो अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को जिंक की कोटिंग कर देते हो तो उसको क्या बोलते थे, गैल्वेनाइजेशन। अब आपके मन में ये चीज़ आएगी कि मैम आपने जिंक की क्यों लिया है और दूसरे एलिमेंट्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए। तो हमने इसलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि आयरन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है आयरन का। आयरन की कोटिंग अगर अपन जिंक से कर देंगे तो जिंक आयरन की लेयर को शेड होने से बचाएगा, इन्वायरमेंटल अटैक उस पर नहीं होने देगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखो, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, मेंशन कर सकते हैं, जिंक इज यूज्ड इन कोटिंग बिकॉज it is more reactive than iron. Zinc is used in coating because it is more reactive than iron. ठीक है, नेक्स्ट बाय एलोइंग। अब एलोइंग क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझें, एलोइंग का मतलब होता है अगर आप एक मेटल या एक से ज़्यादा मेटल यूज़ कर रहे हैं किसी भी आयरन, मतलब आयरन ने किसी भी मेटल को करोड होने से बचाने के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एलोइंग। आई बात समझ में? ये एक्चुअली करोजन के लिए नहीं है। एलोइंग जो है वो बहुत सारे पर्पसेस से किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी भी मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, शाइनिंग अपीयरेंस को इंक्रीज़ करना है, उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करना है,
ठीक है ना, उसको कोरोजन से बचाना है, तो इन सारे पर्पसेस के लिए एलॉइंग यूजफुल होता है। बट एक वन ऑफ द मेन फैक्टर भी है, ठीक है, आयरन के लिए तो बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है, क्योंकि आयरन एक ऐसा मेटल है जो कि मोस्टली अबंडेंटली यूज होता है, ठीक है, और उसका यूज़ तभी कर सकते हो आप जब करोजन ना हो। अगर करोजन हो जाएगा तो कौन यूज़ करेगा, साल भर साल हम यही करते रहेंगे कि बार बार आयरन ऑब्जेक्ट्स को बदलते रहेंगे, ठीक है, तो उसको हम काफ़ी लंबे समय तक चला सकें, उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी एलोइंग कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एलोइंग, तो यहाँ पर लिखें सम मेटल्स आर एलॉइड, एलॉइड के ब्रैकेट में लिखें मिक्स्ड विथ वन और टू metals to prevent them from corrosion, to prevent them from corrosion, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप किसका, आयरन का ही लिख लेते हैं हम, क्योंकि आयरन की ही पढ़ रहे हैं हम, स्टडी पूरी आयरन की कर रहे हैं, ठीक है। एलॉयज बहुत सारे होते हैं बच्चों, तुमने नाम सुना होगा, गन मेटल है, ब्रास है, ठीक है, बेल मेटल है, तो ये क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं। एलॉयज यूजुअली हमारे जो कार्स वगैरह होती हैं, कार है, व्हीकल्स जितने भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर बारिश आएगी, नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही एनवायरनमेंट में, सारे हमारे ऑटो पार्ट्स खराब हो जाने चाहिए थे, ठीक है, तो उनको ख़राब होने से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, एलॉयज का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैवी एलॉयज होते हैं काफ़ी, जो कि व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल भी मेंशन कर लें, स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील जो है बच्चों वो किसका कॉम्बिनेशन है, आयरन का, क्रोमियम और निकल का, इन तीनों से मिलकर बनने वाला एक एलॉय क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील, जो कि नॉर्मली हमारे घर में यूज़ होता है यूटेंसिल्स वगैरह में, ठीक है। और लास्ट जो है वो है टिन कोटिंग, टिन से भी इसको कोट किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं टिन कोटिंग इज यूज्ड for prevention of iron from corrosion, टिन कोटिंग को भी यूज़ किया जाता है कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपने इस चीज़ से क्या समझा कि जो कोरोजन है वो क्या होता है और कैसे होता है, इसके लिए कंडीशंस नेसेसरी क्या है, और क्या कोरोजन सिर्फ आयरन का होगा या दूसरे अदर मेटल्स का भी होता है। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि और मेटल्स का भी होता है, लेकिन आपको मेनली रस्टिंग समझाना था, तो इसलिए मैंने आयरन का एग्जाम्पल लेके ही सारी बात कही है, और एक्सपेरिमेंट भी आयरन का ही किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, तो हेडिंग डालें क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों, अब बताओ, जो कोरोजन था वो केमिकल चेंज था या फिजिकल चेंज था? इतने दिनों से पढ़ रहे हैं हम, पढ़ते आ रहे हैं, पूरा चैप्टर हो गया, तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ही जब हमने आयरन की चेंज कर दी है तो ये किस तरीके का चेंज हुआ, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, कोरोजन इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ टाइप ऑफ विच चेंज, तो आप इजीली टिक कर देंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक आपका और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर अपन बात करें किसी भी सब्सटेंस की, तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर अपन बात करें किसी भी सब्सटेंस की, ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है क्योंकि आपके काम आएंगी बाद में भी। तो सब्सटेंस दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, एक तो इम्प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और एक प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब प्योर का तो हमें ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्योर जो है वो तो 100% प्योरिटी शो करेगा, उसके तो सारे एलिमेंटल फॉर्म सेम रहेंगे। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ आ चुकी हैं उनको रिमूव करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि जो समुद्र होता है, सी होता है, उसमें सी वाटर को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्रेश वाटर बनाने के लिए, ठीक है, पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए। तो जो सी वाटर है उसको पोर्टेबल वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका कोई ना कोई प्रोसीजर होता होगा,
तभी उसमें से नमक अलग और पानी अलग, ठीक है। ऐसे तो फिर अगर अपन इवेपोरेशन करने लगे तो सारा पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, हमें सिर्फ सॉल्ट मिलेगा, या सारा सॉल्ट उड़ जाएगा, पानी मिलेगा। तो हमें क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए ताकि हम इजीली उसको सेपरेट आउट कर सकें और वाटर जो है उसको पोर्टेबल बना सकें और सॉल्ट जो है वो अलग हो जाए, उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाए। जैसे अगर अपन बात करें रॉक सॉल्ट की, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, नॉर्मल सा रॉक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, दोनों तरह के सॉल्ट्स लिए हमने। अब क्या होता है, कुछ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती है रॉक सॉल्ट के अंदर, हम डायरेक्ट उसको सी से ऑब्टेन करते हैं, और सी से ऑब्टेन करने के बाद ही क्या हम उसको यूज़ कर लेते हैं हमारे घर में? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है बच्चों, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। अगर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ को आप इनहेल कर लेंगे, ठीक है, इंगल्फ कर लेंगे, तो आपकी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस सॉल्ट को प्योर फॉर्म में लाकर कन्वर्ट कर देते हैं। अब उस सॉल्ट को प्योर फॉर्म में लाकर कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स का मतलब समझें पहले तो आप, क्रिस्टलाइजेशन तो समझ ही लेंगे, लेकिन उसके पहले क्रिस्टल का मतलब समझें। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो दो तरीके के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक तो एमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखो, अगर कोई भी एक कंपाउंड है, एलिमेंट है या सब्सटेंस ले लेते हैं अपन, कोई भी अगर एक सब्सटेंस है तो वो दो तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, या फिर अमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, अगर किसी चीज का फिक्स्ड शेप है, ठीक है, फिक्स्ड एजेस है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? क्रिस्टलाइन। इसका मतलब क्रिस्टल। क्रिस्टल जो होता है इसका क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है। आई बात समझ में? और जो अमॉर्फस है उसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपन कोल, और इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं डायमंड। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ये बहुत ईजी सी चीज़ है। देखो, अगर अपन बात करें, ये दोनों एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं, दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो डायमंड जो होता है उसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है, ये डायमंड। लेकिन कोल जो होता है वो तो टेढ़ा मेढ़ा किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा। तो जो अनडिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होगा, उसको तो क्या बोल देंगे हम? अमॉर्फस। लेकिन अगर अपन बात करें डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा जिसकी एक शार्प एजेस होगी, शार्प, अगर हम उसकी सारी लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अब क्रिस्टल ऑब्टेन करने के प्रोसीजर को ही हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर अपन बात करें सॉल्ट की, ठीक है, तो सॉल्ट्स यूजुअली जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मतलब उनका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स शेप होती है, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर हम बात करें तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे कैसे? नॉर्मल हम सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा बच्चों? जो प्योर फॉर्म होगा वो तो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इम्प्योर फॉर्म होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एज इट इज सॉल्वेंट की फॉर्म में अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? तो यहाँ पर लिखें सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन of atoms and molecules, solidification of atoms and molecules into a highly structured form, into a highly structured form, या फिर कहें crystal form, is known as क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर अपन बात करें किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल का, अगर आप सॉलिडिफिकेशन कर रहे हो, और ये सॉलिड फॉर्म में ही होंगे, कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता है।
तो जो सॉलिड है उनका एक हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब क्रिस्टल होता क्या है, पहली बात तो अगर अपन बात करें क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल, व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल इज, लिखें यहाँ पर, क्रिस्टल इज सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग, सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस, एक तो सरफेस जो होगी वो एकदम फ्लैट होगी, ठीक है, अनइवन नहीं होगी, फ्लैट सरफेसेस, शार्प एजेस, शार्प एजेस, आपने देखा होगा डायमंड की जो एजेस होती हैं वो कितनी ज़्यादा शार्प होती हैं, एंड रेगुलर शेप्स, एंड रेगुलर शेप्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टल। ठीक है, अब बेसिक ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी चीज़ का क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। मेनली जो सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, उनका क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब कैसे फॉर्म होगा, हम एक एक्सपेरिमेंट सेटअप लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर एक सैंड बाथ हमने लिया है, हम कभी भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे। इवेपोरेशन प्रोसेस में आपने देखा होगा डायरेक्ट पोर्सिलेन डिश में ही आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो मटीरियल हमें लेना होता है वो रेसिड्यू की फॉर्म में नीचे रह जाता है और बाकी चीज़ इवेपोरेट हो जाती है। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सैंड बाथ लेंगे। सैंड बाथ का मतलब होता है जो रेत होती है उसके ऊपर हम वेसल को पुट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो होता है ये होता है सैंड बाथ जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, इसके नीचे हम फिट करते हैं एक वायर गॉज, और जो वायर गॉज होता है उसके ऊपर आप रखेंगे सैंड बाथ, और सैंड बाथ के अंदर रखेंगे उस वेसल को जिसमें सॉल्यूशन कंटेंड है और जिसे हमें प्योरीफाइड फॉर्म में ऑब्टेन करना है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने बंसन बर्नर फिट किया है, यहाँ पर हम लगाएंगे ट्राइपॉड स्टैंड। ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है वो सपोर्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड, ये है बर्नर, ये है वायर गॉज, ठीक है, ये है हमारा वेसल। ठीक है, इसके अंदर है क्या, इम्प्योर्ड सॉल्यूशन, और हम सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट का ले लेते हैं, CuSO4 बोलते हैं इसको, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं प्यार से। ठीक है, और ये क्या है, सैंड बाथ कंटेनर। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंटेनर जैसा होता है, ठीक है, मेटल का बना होता है, उसके अंदर हम सैंड को पुट कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे इस पर हीट जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, धीरे 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 जो इम्प्योर्ड पार्टिकल्स हैं और जो प्योर पार्टिकल है उनमें डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो एकदम हॉट हो जाएगा, सैचुरेटेड हॉट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम इस हीट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये जो बर्नर है इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद अब इस वेसल को हम बाहर निकालेंगे। अब जब हमने इस वेसल को यहाँ पर बाहर निकाला, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल लिया, और हम क्या करेंगे, एक थ्रेड की स्ट्रिप यहाँ पर लगा देंगे। थ्रेड की एक नॉर्मल हमने स्ट्रिप ली है और इसको कवर कर देंगे एक वुडन ब्लॉक से। यहाँ पर लेंगे एक वुडन ब्लॉक। आई बात समझ में? अब इसको कूल होने के लिए रख देंगे हम, लेट इट कूल फॉर 24 हावर्स। ठीक है, 24 हावर्स तक हम इसको कूल होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, एक दिन हम सो जाते हैं, उसके बाद सुबह उठ के देखेंगे कि क्या हुआ। अब सुबह उठ के देखेंगे तो हमें एक जादू देखने को मिलेगा। कैसे? कि जो प्योर क्रिस्टल होंगे बच्चों वो क्या होंगे, वो जो थ्रेड की स्ट्रिप हमने लगाई थी उस पर क्या होंगे, वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे, और जो इम्प्योर मटेरियल होगा वो किस में रह जाएगा, वेसल में ही रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हमने लिया था यहाँ पर वेसल, अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रिप आपने ली थी इस पर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो क्रिस्टल्स है इस तरीके से यहाँ पर क्रिस्टल्स ऑफ, ये जो प्योर क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, इम्प्योर मटेरियल। ठीक है, इम्प्योर सॉल्यूशन या फिर इम्प्योर मटेरियल। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से एक बार और समझ लेते हैं।
ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए समझने में। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक सेटअप लगाया था, इसमें हमने सैंड बाथ ली है और सैंड बाथ के अंदर हमने वेसल को पुट किया है। इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, लेकिन ये कैसा है बच्चों, इम्प्योर है। अब जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देने के बाद इस वेसल को एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देंगे और 24 आवर्स के लिए इसको लेट इट स्टैंड, ठीक है, आप छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, और यहाँ पर लगाएंगे एक थ्रेड की स्ट्रिप। अब क्या होगा, जब ये कूल होना स्टार्ट होगा तो जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वो थ्रेड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, और जो सारे प्योर क्रिस्टल हैं वो किस पर आ जाएंगे, थ्रेड पर आ जाएंगे, और बाकी जो इम्प्योर सॉल्यूट जो आपका बचा, जो पूरा सॉल्यूशन का पार्ट इम्प्योर जो बचा, वो कहाँ रह जाएगा आपका, एज अ रेसिड्यू फॉर्म में नीचे रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो सी वाटर वगैरह, ठीक है, कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए इनमें भी यूज़ होता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस तो यही है। अब एक चीज़ और है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, जब भी आप एग्जाम में पेपर देने जाएं तो एक बार इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें। देखो, अगर अपन बात करें इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन हम यूज़ करते हैं नॉर्मली लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस प्रोसेस को तो हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, जो आप सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हो, सॉलिड लिक्विड का जो सॉल्यूशन ले रहे हो उसके अंदर से आपको अगर प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस में कोई क्रिस्टल्स हमको फॉर्म होते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमको क्रिस्टल्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस रहा। होप सो आपको क्रिस्टलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आज हमने पढ़ा कोरोजन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, ये चैप्टर हुआ ओवर। थैंक यू।